नमस्कार दोस्तों, आज हम 10 अप्रैल के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स पर बात करेंगे। ये टॉपिक्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए समझ लीजिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जिसके बारे में शायद आपने सोचा ना हो। वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसका आपके घर के गैस सिलेंडर की कीमत से क्या लेना देना हो सकता है। देखिए, ये सिर्फ एक इंटरनेशनल खबर नहीं है, इसका असर सीधा हमारी और आपकी जेब पर पड़ता है। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है वेस्ट एशिया क्राइसिस और इसका भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, ये टॉपिक सिर्फ जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस तक ही लिमिटेड नहीं है। इसकी जड़ें जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी और यहां तक कि इंटरनल सिक्योरिटी से भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इसके हर एक पहलू को डिटेल में समझते हैं। तो देखिए हुआ क्या है। खबर यह है कि इजराइल ने लेबनान पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है। अब इसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। आप जानते ही होंगे ये एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ता है और इसका सीधा असर अब भारत पर पड़ रहा है। हम एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। आप देखिए कि सिचुएशन कितनी तेजी से बिगड़ी है। अभी कुछ दिन पहले तक ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति की बातचीत चल रही थी। फिर कल अचानक इजराइल ने लेबनान पे एक जबरदस्त हमला किया और आप सोचिए, सिर्फ 10 मिनट के अंदर 100 टारगेट्स को निशाना बनाया गया। और आज इसके रिएक्शन में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन भी कहते हैं, उसी को ब्लॉक कर दिया है। इसका नतीजा क्या निकला? 10 लाख लोग बेघर हो गए हैं और पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक तरह से हाहाकार मच गया है। अच्छा, इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए आपको ये 3 कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, खासकर प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहला है हिजबुल्लाह। ये लेबनान का एक बहुत ही पावरफुल मिलिटेंट ग्रुप है जिसे ईरान का पूरा सपोर्ट हासिल है। दूसरा है ब्लू लाइन। इसको ध्यान से समझिए, ये इजराइल और लेबनान के बीच 120 किलोमीटर लंबी डी फैक्टो बॉर्डर है। डी फैक्टो मतलब ये जमीन पर तो है, पर इसे इंटरनेशनल लेवल पर ऑफिशियल बॉर्डर का दर्जा नहीं मिला है। इसकी निगहबानी यूएन की फोर्स यूनिफिल करती है। और तीसरा और सबसे अहम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक पतला सा समुद्री रास्ता है जो दुनिया की ऑयल सप्लाई के लिए एक वाइटल चोक पॉइंट है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर आपके लिए ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों है। देखिए, जीएस पेपर 2 में वेस्ट एशिया में भारत के डिप्लोमैटिक चैलेंजेस पर सीधा सवाल बनेगा। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में इसका असर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या होगा, ये पूछा जाएगा। और हाँ, जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी को मत भूलिएगा। पेट्रोल गैस महंगे होने से देश में जो सोशल अनरेस्ट यानी आम जनता में जो तनाव पैदा हो सकता है, उस पर भी सवाल आ सकता है। और प्रीलिम्स की तो बात ही अलग है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस जैसे लेबनान कहाँ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है और यूनिफिल जैसी इंटरनेशनल बॉडीज पर सवाल तो आप पक्का मान के चलिए। अब ये स्लाइड देखिए, ये भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। हम अपनी जरूरत की, आप सोचिए, लगभग 50% नेचुरल गैस और 60% एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, यानी बाहर से मंगवाते हैं। और चिंता की सबसे बड़ी बात क्या है? ये कि इस इंपोर्ट का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, जिसे अब बंद कर दिया गया है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी एनर्जी सप्लाई लाइन इस वक्त कितने बड़े खतरे में है। तो इस गंभीर संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने भी समझ लीजिए डिप्लोमैटिक लेवल पर दौड़ लगा दी है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी तुरंत गल्फ देशों के दौरे पर निकल गए हैं। वहां वो ये कोशिश कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल और एलएनजी की सप्लाई में भारत को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दी जाए। इसके साथ साथ पर्दे के पीछे ईरान के साथ भी बैक चैनल बातचीत चल रही है, जिससे हमारे भारतीय टैंकर्स को वहां से सुरक्षित रास्ता मिल सके। चलिए अब फटाफट कुछ प्रीलिम्स बूस्टर फैक्ट्स देख लेते हैं। इन्हें आप जरूर नोट कर लीजिए। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से पूरी दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई गुजरती है। दूसरा, कतार भारत का सबसे बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर है। हमारी लगभग 40% गैस वहीं से आती है। तीसरा, यूएनआईएफआईएल का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। और चौथा, लितानी रिवर, ये लेबनान की एक नदी है जहां तक इजराइल एक बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक प्रीलिम स्टाइल एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सवाल है ब्लू लाइन के बारे में। इन 2 स्टेटमेंट्स पर गौर कीजिए। देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर इजराइल और लेबनान के बीच है, सीरिया के साथ नहीं। और जैसा हमने डिस्कस किया, ये डी फैक्टो है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसे यूनाइटेड नेशंस ने साल 2000 में ही एस्टैब्लिश किया था। तो इस हिसाब से हमारा सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है।
और अब एक नजर डालते हैं मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। देखिए, जब आप इसका आंसर लिखें तो ध्यान रखिएगा कि आपको इन सभी पॉइंट्स को कवर करना है। अपने आंसर की शुरुआत डेटा से कीजिए, जिससे आप भारत की निर्भरता यानी डिपेंडेंस को आसानी से साबित कर पाएं। उसके बाद इसके इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और सोशल इंपैक्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। और हाँ, आखिर में इंडिया के रिस्पॉन्स और आगे की राह के बारे में लिखना मत भूलिएगा। ऐसा करने से आपका आंसर एकदम कंप्लीट और सॉलिड बनेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। आज हम कंपेयर करेंगे पुडुचेरी और दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल्स को। अब क्योंकि हाल ही में पुडुचेरी में चुनाव हुए हैं, इसलिए ये टॉपिक इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले एग्जाम में इस पर सवाल ज़रूर बनेगा। तो जैसा कि हमने बात की, खबर यह है कि पुडुचेरी में चुनाव हुए हैं। अब आप सब जानते हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी दोनों ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि असेंबली होने के बावजूद इन दोनों की शक्तियों में यानी पावर्स में जमीन आसमान का फर्क है? आइए इसी अनोखे फर्क को आज हम डिटेल में समझेंगे। तो एक छोटा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। भारत में इस समय कुल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन 8 में से 3 दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर ऐसी हैं जहां विधानसभा का प्रावधान है। और हां, प्रीलिम्स के लिए इनके आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। दिल्ली के लिए है आर्टिकल 239 AA और पुदुचेरी के लिए है 239 A। इन सभी का प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी LG के जरिए चलाया जाता है। दोस्तों, अब जो स्लाइड आप देख रहे हैं वो इस टॉपिक का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, पुडुचेरी की विधानसभा स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सभी विषयों पर कानून बना सकती है, बिल्कुल एक फुल फ्लैज स्टेट की तरह। लेकिन दिल्ली के मामले में कहानी अलग है, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। इसलिए 3 बहुत ही सेंसिटिव विषय, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये सीधे सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में आते हैं। मतलब दिल्ली की विधानसभा इन 3 विषयों पर कानून नहीं बना सकती, और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी में फेडरलिज्म, सेंटर यूटी रिलेशंस और गवर्नेंस जैसे कोर टॉपिक्स को समझने के लिए ये केस स्टडी बहुत अहम है। प्रीलिम्स में तो आपसे सीधे आर्टिकल नंबर्स या इनकी पावर्स के बीच के फर्क पर सवाल पूछा जा सकता है। और इतना ही नहीं, ऐसे में भी आप इसे कोऑपरेटिव या कॉन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म के एक बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पर। इस एक लाइन को आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लीजिए। भले ही किसी यूनियन टेरिटरी में अपनी विधानसभा क्यों ना हो, पार्लियामेंट के पास हमेशा ये सुप्रीम पावर रहती है कि वो उस यूटी के स्टेट लिस्ट के विषयों पर भी कानून बना सकती है। और दोस्तों, यही हमारे क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर यानी अर्ध संघीय ढांचे की असली पहचान है, जहां अंतिम शक्ति हमेशा केंद्र के पास ही रहती है। चलिए कुछ और प्रीलिम्स बूस्टर फैक्ट्स ले लीजिए। यूनियन टेरिटरीज को मूल रूप से 4 कारणों से बनाया गया है। पहला, राजनीतिक या प्रशासनिक कारण, जैसे दिल्ली और चंडीगढ़। दूसरा, सांस्कृतिक कारण, जैसे पुदुचेरी। तीसरा, स्ट्रैटेजिक या सामरिक महत्व, जैसे अंडमान और JNK। और चौथा, उनका छोटा आकार। एक और अहम बात, कुछ यूटीज के हेड को एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, जबकि दिल्ली और पुदुचेरी जैसी ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूटीज के हेड को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। अब एक बिल्कुल आसान से सवाल का जवाब दीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। सवाल है कि दिल्ली की विधानसभा इनमें से किस विषय पर कानून नहीं बना सकती? अभी हमने डिस्कस किया था 3 चीजें, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। तो इस हिसाब से बिल्कुल सही हमारा जवाब है ऑप्शन सी, पुलिस। और अब मेंस की प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। अपने आंसर में आपको यूटीज बनने के एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक, इन तीनों ही कारणों को आसान भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ समझाना होगा। और आखिर में एक अच्छा सा कंक्लूजन जरूर लिखिएगा, जिसमें आप ये बताएं कि कैसे ये यूनियन टेरिटरीज भारत के यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर का एक अनिवार्य यानी इंटेग्रल हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थे आज के 2 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स। हमेशा याद रखिएगा, यूपीएससी में सफलता का सिर्फ एक ही मंत्र है, डेली रिवीजन। अगर आपको हमारा ये इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आया तो हमारे साथ रोज जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल कुछ नए और जरूरी टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद और पढ़ते रहिए।